हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्लास 12th में बच्चों चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट के बनने का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका इवेंट है, वो आप जान चुके हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के तहत आपने पॉलन ग्रेन के बनने का और एम्ब्रियो सैक के बनने की प्रोसेस को समझा। हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट आपका कंप्लीट हो गया। आज हम बात करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो नेसेसरी प्रक्रिया है, वो ये है कि मेल गेमेटोफाइट और फीमेल गेमेटोफाइट दोनों के दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होती है परागण की प्रक्रिया के द्वारा मेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट के पास पहुंचे, तो वो प्रक्रिया हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और समझेंगे। बच्चों, आपने मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस देखी, जिसमें आपने क्या देखा कि इसमें मेगास्पोर टेट्राड का निर्माण होता है, जिसमें 3 बार मेयोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर तैयार होता है और उसके बाद एक मेयोसिस डिवीजन होता है ना। 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद 3 सेल्स जो है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाती हैं और 3 सेल्स चेलेजल एंड की तरफ जाती हैं। जो चेलेजल एंड की तरफ जाती हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं और जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाती हैं उसमें 2 होती हैं सहायक कोशिकाएं, जिन्हें हम सिनर्जिड्स कहते हैं, और एक होता है एग सेल। बीच में जो सेंट्रल सेल होती है उसमें पोलार न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने एकदम जान लिया। अब ये आपको समझ में आ गया कि जो ये मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो क्या है। वो एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है। फाइनली क्या बनाता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। ये हमने देख लिया। तो अब इसमें मेल गेमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन का निर्माण हो गया, फीमेल गेमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो गया। अब क्या होना है, अब होना है मेल फीमेल गेमेटोफाइट का आपस में मिलना यानी कि फर्टिलाइजेशन। ये प्रोसेस कैसे होगी, ये होती है बच्चों पॉलिनेशन की प्रोसेस। ये कौन सी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया है परागण की प्रक्रिया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं परागण की प्रक्रिया के बारे में, पॉलिनेशन की प्रोसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। पॉलिनेशन की प्रोसेस का क्या मतलब है, पॉलिनेशन क्या है। आप सभी को पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल गैमीट जो है वो क्या बनाते हैं। मेल गैमीट जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है, फीमेल गैमीट जो है वो एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। दोनों प्रकार के गैमीट्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं यानी चलनशील नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए एक साथ आना आवश्यक है, जरूरी है, नेसेसरी है। ये कैसे होता है, ये होता है दोनों गैमीट्स को साथ लाने में सहायक जो मैकेनिज्म है, उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पॉलिनेशन यानी कि परागण। तो परागण की प्रक्रिया क्या है, एंथर से झड़े हुए जो पॉलन ग्रेन होते हैं, या हम कह सकते हैं कि एंथर जब मैच्योर हो जाता है उसके बाद उसका डेहिसेंस होता है। तो डेहिसेंस के बाद जो उसके पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं, पॉलन ग्रेन्स को जब पिस्टिल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है, चाहे वो नेचुरली हो रहा हो या आर्टिफिशियली हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया कहते हैं। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें पॉलिनेशन के लिए बहुत सारी एडॉप्टेशंस पाई जाती हैं, बहुत सारा अनुकूलन पाया जाता है। तो और पॉलिनेशन होने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स का भी यूज किया जाता है। कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स की आप सूची भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसको आप नोट करेंगे, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, यही प्रक्रिया जो है पॉलिनेशन यानी परागण की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये होता है बच्चों
एक तो अपने आप से हो रहा हो, और एक ये जब किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा आर्टिफिशियली कराया जा रहा हो, है ना। तो जो अपने आप होता है उसे हम कहते हैं ऑटोगैमी, यानी कि स्वपरागण। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जब एक ही पेड़ में अगर इसका एग्जाम्पल ऑटोगैमी होती है, उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है हिबिस्कस का फ्लावर। अगर हम गुड़हल की फूल की बात करें तो उसमें ऑटोगैमी होती है, यानी उसमें पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा सेम जगह पे एक ही फूल के अंदर होते हैं, और एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन लैंड करना बहुत ज्यादा आसान होता है। तो इसमें जो है ऑटोगैमी में इस प्रकार में पॉलिनेशन जो है वो सेम फ्लावर के अंदर ही होता है। एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर जो है वो सेम फ्लावर की ही स्टिग्मा पर हो जाता है। नॉर्मली जिन फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा खुले हुए होते हैं उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी रेयरली पाई जाती है। मतलब कंप्लीट ऑटोगैमी कोई जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन इन फूलों में ऑटोगैमी के लिए पॉलन के रिलीज होने का और स्टिग्मा के रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। मतलब पॉलन ग्रेन का जब मैच्योर हो जाना और उसी टाइम पे पिस्टिल का मैच्योर होना, यानी वो रिसीव करने के लिए तैयार हो पॉलन ग्रेन को, वो जब होगी सिचुएशन तभी ये ऑटोगैमी हो पाएगी। इसके अलावा जो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें। तो वो अगर एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स हैं तो ये संभावना ज्यादा होती है ना। अब इसमें दो तरीके के फूल होते हैं। ऑटोगैमी का मतलब क्या हो गया कि पॉलन ग्रेन्स का एक ही फूल के अंदर एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स का लैंड कर जाना, ये प्रोसेस जो है ये कहलाती है आपका ऑटोगैमी, है ना। तो ऑटोगैमी दो तरीके के फ्लावर्स इसमें होते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ये प्रोसेस कहलाती है ऑटोगैमी। अब इसमें दो तरीके के फ्लावर्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स वो फ्लावर्स हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं, बंद रहते हैं हमेशा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है कि इनमें एंथर और स्टिग्मा ये दोनों कभी ओपन नहीं होते हैं। इस प्रकार के फ्लावर में एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास पास होते हैं। जब एंथर का फ्लावर बड में डेहिसेंस होता है ना, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं अंदर ही, जिससे पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। तो इसलिए अगर हम क्लिस्टोगैमस फ्लावर की बात करें तो वो शुद्ध रूप से ऑटोगैमस कहलाएंगे, क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं होता, है ना। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो है निश्चित रूप से वो सीड सेट बनाते हैं, चाहे पॉलिनेटर्स एब्सेंट हो, यानी उनको पॉलिनेटर्स की या परागण के लिए किसी भी एक्स्ट्रा बाहर के एजेंट की जरूरत नहीं होती। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स हैं flowers which do not open. Clistogamous flowers are autogamous as there is no chance of cross pollen landing on the stigma. Clistogamous flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. अब एग्जाम्पल के रूप में इसमें आप लिख सकते हैं वियोला, जिन्हें हम कॉमन पैंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कोमेलिना। और दूसरे तरीके का होता है बच्चों चेस्मोगैमस, जिसमें एक्सपोज्ड एंथर और स्टिग्मा होते हैं। चेस्मोगैमस फ्लावर्स किसे कहते हैं? ये फूल जो दूसरे स्पीसीज की तरह होते हैं जिनमें एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं। अब इसमें दो तरीके की बातें होती हैं। हो सकता है जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी क्या है? इसमें सेम प्लांट पर उपस्थित एक फूल के एंथर से पॉलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर होता है। हालांकि अगर हम बात करें तो फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन के जैसा है, लेकिन जिसमें इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी के समान होता है, क्योंकि
दो फूलों में पॉलिनेशन हो रहा है, एक ही पौधे के दो अलग अलग फूलों में, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट से आ रहा है। तो जिटोनोगैमी का क्या मतलब है? जिटोनोगैमी का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। यानी कि इसमें शर्त क्या है कि फूल अलग अलग हो सकते हैं लेकिन पौधा समान ही होगा। जिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हम फंक्शनली बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन है क्योंकि इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज हो रहा है। लेकिन अगर हम जेनेटिकली बात करें तो जेनेटिकली ये सिमिलर है ऑटोगैमी के। क्यों? क्योंकि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो सेम प्लांट से ही आ रहे हैं और स्टिल जो है वो भी सेम प्लांट का ही यूज हो रहा है। उसके अलावा एक और है जिसे हम कहते हैं जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या है बच्चों? जीनोगैमी यानी कि जिसको हम कहते हैं पर परागण। इसमें क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज। जीनोगैमी का मतलब है कि जहां पे पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करें लेकिन जो एक स्पीसीज एक ही हो लेकिन प्लांट अलग अलग हों, है ना। यानी कि एक ही स्पीसीज के दो अलग अलग पौधों पर अगर परागण की प्रक्रिया हो रही है तो उसे हम जीनोगैमी कहते हैं। इसमें एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर की स्टिग्मा पर होता है। केवल यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाता है। और इसके लिए अब जो ये परागण की प्रक्रिया है इसके लिए आपको अलग अलग एजेंट्स की जरूरत होती है। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन यानी परागण के लिए क्या क्या कारक हैं। दो प्रकार के परागण के लिए आपके एजेंट्स हो सकते हैं। पॉलिनेशन के एजेंट्स जो हैं बच्चों वो दो तरीके के हो सकते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, परागण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताइए और परागण के प्रकारों के बारे में बताइए। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन इंक्लूड्स एबायोटिक, अजैविक प्रकार का पॉलिनेशन का एजेंट, एंड बायोटिक या जैविक प्रकार का पॉलिनेशन का एजेंट। तो अजैविक प्रकार में आ जाता है आपका वाटर की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा हो या विंड की हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा हो। अगर हम जैविक की बात करें तो या तो इंसेक्ट्स के कारण हो रहा हो या बटरफ्लाई के कारण हो रहा हो या किसी भी कीट पतंगे हनी बी के कारण हो रहा हो, मधुमक्खी के कारण हो रहा हो। तो जिस पॉलिनेटिंग एजेंट में जान है, जो जीव है, वो बायोटिक की कैटेगरी में आता है। और जिनमें जो अजैविक हैं जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, वो जैविक कैटेगरी में नहीं है क्योंकि उनके अंदर जान नहीं है। तो large number of pollen grains are produced by plants using abiotic mode of pollination, as most of the pollen grains are wasted during transfer. बहुत बड़े पैमाने पे पॉलन ग्रेन्स जो है प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं और वो एबायोटिक मोड ऑफ पॉलिनेशन का यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं ट्रांसफर होते समय। प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट्स भाग लेते हैं। पहले तरीके के तो हो गए एबायोटिक, विंड और वाटर, और बायोटिक हो गए जैसे आपका एनिमल्स। तो अधिकतर प्लांट्स जो हैं वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, है ना, और कुछ हैं जो एबायोटिक का भी यूज करते हैं। अब अगर विंड और वाटर पॉलिनेशन में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के संपर्क में आना है तो वो चांस पे निर्भर करता है। अब इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए, पॉलन लॉस को कंपेंसेट करने के लिए फूल जो है ओव्यूल्स की तुलना में पॉलन ग्रेन्स ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को वेस्ट होना होता है ड्यूरिंग ट्रांसफर। ओव्यूल्स कम होते हैं और पॉलन ग्रेन्स संख्या में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है।
अब उसमें क्या क्या एडॉप्टेशन फ्लावर में आती है पॉलिनेशन के टाइम पे। अगर हम बात करें विंड पॉलिनेशन की, यानी कि वायु परागण की बात करें, तो एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड के द्वारा जो पॉलिनेशन होना है वो सबसे ज्यादा कॉमन वे ऑफ पॉलिनेशन है। इसमें क्या होता है, जैसे हवा चलती है जब बहुत तेज, तो हवा के चलने के कारण जो विंड पॉलिनेशन है उसके कारण परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब इस तरह से विंड पॉलिनेशन के पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैसे होते हैं, लाइट होते हैं, हल्के फुल्के, नॉन स्टिकी होते। क्यों? ताकि वो जब हवा चल रही हो तो उस टाइम पे वो ट्रांसपोर्टेशन उनका आसान हो जाए। ठीक है, प्लांट्स में, इस तरीके के प्लांट्स में वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस होने चाहिए, है ना, ताकि पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो हवा के साथ आसानी से डिस्पर्स हो जाएं, आसानी से इधर उधर हो जाएं। प्लांट्स में लार्ज फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, है ना, ताकि वो एयर में से पॉलन ग्रेन्स को आसानी से ग्रैब कर सके, पकड़ सके। और विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स हैं उनके हर ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, और इसमें बड़ी संख्या में फ्लावर्स जो हैं वो पैक्ड होकर के इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपका कॉर्न कॉब है। कॉर्न कॉब में, यानी कि जो आपका गेहूं, मक्के की जो बालियां होती हैं, उसमें आपने देखा है जो टेसल्स के जैसी दिखाई पड़ती है, जो झालर के जैसे, टेसल्स के जैसा दिखाई पड़ता है, वो क्या है, वो स्टिग्मा और स्टाइल है जो हवा में झूमते रहते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स को वो आसानी से पकड़ सकें। ग्रासेस में भी विंड पॉलिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। तो विंड पॉलिनेशन में पॉइंट वाइज लिख लेंगे, पॉलन ग्रेन्स दैट इज लाइट, शुड बी लाइट, नॉन स्टिकी एंड विंग्ड। एंथर इज वेल एक्सपोज्ड, स्टिग्मा लार्ज एंड फेदरी, और फ्लावर में होगा वन ओव्यूल अरेंज्ड एज इनफ्लोरेसेंस। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मक्के की बाली, कॉर्न कॉब, कॉटन एंड डेट पाम। तो सभी बच्चे नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेंगे वाटर पॉलिनेशन की। नेक्स्ट है बच्चों वाटर पॉलिनेशन, यानी कि जल परागण। हमने बात कर ली वायु परागण की, उसके बाद आता है आपका जल परागण। तो वाटर पॉलिनेशन जो है, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें वाटर पॉलिनेशन जो है वो बहुत रेयर होता है, यानी कि लगभग 30 जेनरा ऐसे हैं जिनमें ये वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। अब जिसमें मोस्ट, अगर हम मोनोकोटिलीडन्स की बात करें तो उसमें जो है वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है। लोअर प्लांट ग्रुप, जैसे हम बात करें एल्गी की, हम बात करें ब्रायोफाइट्स की, हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, इनमें जो है वाटर के द्वारा क्या होता है कि मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और कुछ ब्रायोफाइट्स, है ना, ये सारे स्पीसीज में होता भी नहीं, कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सीमित है, क्योंकि मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स जो हैं वो हर जगह आपको नहीं मिलेंगे। उसका रीजन यही है कि उनके मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मीडियम के तौर पे उनको जल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर पानी उनको मीडियम नहीं मिलेगा तो उनका वो मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता। तो इस तरह से पानी के द्वारा जो पॉलिनेटेड कुछ प्लांट्स हैं उसमें आपका एग्जाम्पल के तौर पे आता है फ्रेश वाटर प्लांट्स में वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला आता है आपका, सी ग्रास में आपका आता है जोस्टेरा। ठीक है, ये जो वेलिस्नेरिया है, हाइड्रिला है जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, और सेवरल मरीन सी ग्रासेस जैसे कि जोस्टेरा, ये सब आपका वाटर पॉलिनेशन के तहत ही इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होना संभव
हो पाता है। अब सभी एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। जिसके लिए वाटर मीडियम जरूरी है वो तो चाहिए, लेकिन कुछ कुछ पौधे ऐसे हैं जो एक्वेटिक होने के बावजूद भी उनको वाटर की नेसेसिटी नहीं होती। तो जैसे बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है। इनमें फ्लावर क्या होता है कि जो वाटर का लेवल है उसके सरफेस से बाहर की तरफ आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि वाटर हाइसिंथ है या वाटर लिली, तो इसका फूल आपको तालाब में बाहर निकला हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये वाटर सरफेस से बाहर आ गया होता है फूल। तो उसमें आपका या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा या विंड पॉलिनेशन हो जाएगा, जैसा कि नॉर्मली लैंड वाले प्लांट्स में होता है। लेकिन इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन हो जाएगा, उसके लिए पॉलिनेशन के लिए उनको नेसेसिटी नहीं है कि वाटर के थ्रू ही मेल गैमीट ट्रांसपोर्ट करेगा। तो मेन फीचर्स विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के क्या हैं कि ये करते हैं प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स इन लार्ज नंबर, यानी कि उन पता है प्राकृतिक तौर पे कि पॉलन ग्रेन्स बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं और इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। अब इंसेक्ट पॉलिनेशन क्या है? अगर हम बात करें एनिमल पॉलिनेशन की, तो एनिमल पॉलिनेशन में 3-4 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं। जैसे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया, तो जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, जैसे अगर हम बात करें जैसे वेलिस्नेरिया है, हम बात कर रहे हैं वाटर पॉलिनेशन में, जैसे कि वेलिस्नेरिया है। हमने वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में देखा कि फ्लावर जो है वो जमीन से ऊपर की तरफ आता है और वाटर लेवल से बाहर की तरफ आपको दिखाई पड़ता है, यानी कि जो वाटर का सरफेस है उसके बाहर आ जाता है और इंसेक्ट और विंड के द्वारा इसमें पॉलिनेशन हो जाता है ना। वेलिस्नेरिया में अगर फीमेल फ्लावर हो तो लॉन्ग स्टॉक के द्वारा वो वाटर के सरफेस पे पहुंच जाता है, और मेल फ्लावर्स क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन्स को वाटर की सरफेस पे छोड़ देते हैं, है ना। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, जब पानी बहता है तो जल के प्रवाह में ही वो पैसिवली बहते रहते हैं और एक टाइम में वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स के जो दूसरे ग्रुप्स की बात करी, जैसे हमने सी ग्रासेस जोस्टेरा की बात करी, तो इसमें फूल जो है वो जल की सतह के नीचे ही डूबे रहते हैं और पॉलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही, पानी के अंदर ही छोड़ दिया जाता है। और इस तरह की कई स्पीसीज में पॉलन ग्रेन्स जो है वो कैसे होते हैं, लंबे लंबे रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली वाटर के अंदर ही ये मूव करते रहते हैं और इनमें से कुछ स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से अधिकतर वाटर पॉलिनेटेड जो स्पीसीज हैं उनमें पॉलन ग्रेन्स के बाहर की साइड में म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। पॉलन ग्रेन्स कैसे होते हैं, प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा ये प्रोटेक्ट होते हैं। कैसे प्रोटेक्ट होते हैं, ये म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। अब क्यों ये होता है, इसका क्या रीजन है? म्यूसिलेजिनस कवरिंग के द्वारा ये प्रोटेक्ट इसलिए होते हैं ताकि वो भीगने से बच सके, ताकि उसके अंदर जो पॉलन ग्रेन का मेन कंटेंट है वो भीग ना जाए, है ना। तो इसलिए बाहर की तरफ म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। तो ये जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, ये ना तो बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं और ना ही ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनको ना तो कलरफुल होने की जरूरत है और ना नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है, क्योंकि इन्हें किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होती है ना। तो ये आपका हो गया वायु परागण और जल परागण, है ना। परागण की प्रक्रिया जो है ये आपका कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है ना, तो वो आपको करना है।
आज के सेशन में बच्चों आपने वायु परागण और जल परागण के बारे में जाना। आपने परागण की प्रक्रिया के बारे में जाना कि 3-4 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका स्वपरागण, दूसरा होता है आपका पर परागण, जिसमें अलग अलग तरीके का होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में एग्जाम में भी पूछा गया है। 5 नंबर में, 4 नंबर में पूछा गया है ये, तो इसको तैयार करना है, क्लियर करना है। एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, और क्योंकि एग्जाम्पल से लर्न होते हैं तो आपको आंसर लिखना आसान होता है। आज की क्लास में इतना ही। कल हम इंसेक्ट पॉलिनेशन के बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।